तो सुनो, नेपाल में हाल ही में जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। युवाओं का गुस्सा भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और आर्थिक नाकामी के खिलाफ इस कदर भड़का कि उन्होंने संसद, सुप्रीम कोर्ट और सरकारी इमारतों तक को आग के हवाले कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 51 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये संख्या और बढ़ सकती है। ये कोई छोटा-मोटा प्रदर्शन नहीं था, ये एक जबरदस्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट था। लोग इतने हताश थे कि पूरा पैसा एलिट क्लास के पास है, जबकि आम आदमी के पास कुछ भी नहीं। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने इस्तीफे के बाद एक अजीब दावा किया। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन उनके खिलाफ इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने भारत के साथ सीमा विवाद जैसी लिपुलेख कालापानी और भगवान राम के जन्म स्थान का मुद्दा उठाया था। अरे भाई, ये क्या बात हुई? ओली साहब, जब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा तो सीधा भारत पर ही उंगली उठा दी। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने लिपुलेख कालापानी सीमा विवाद और भगवान राम के जन्म स्थान को नेपाल से जोड़ने का मुद्दा उठाया और इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मतलब ओली ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत नेपाल संबंधों में ही आग लगा दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने यह नैरेटिव बना दिया कि भारत नेपाल के खिलाफ है और काफी नेपाली लोग इसमें बह भी गए। कई लोगों ने भारत विरोधी टिप्पणियां करना शुरू कर दी, लेकिन सच्चाई ये है कि ओली के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, मंत्रियों की शानो शौकत भरी जिंदगियां और उनके बच्चों की लग्जरी छुट्टियां एक्सपोज हो रही थी। और इसी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने भारत को निशाना बनाया। अब जरा रियलिटी चेक। नेपाल के प्रोटेस्ट का असली कारण सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद था, ना कि इंडिया। हफ्तों से युवा सोशल मीडिया पर हैशटैग नीपो किड्स जैसे हैशटैग्स चला रहे थे, जिनके जरिए वे नेताओं के भ्रष्टाचार और उनके बच्चों की शानो शौकत भरी लाइफस्टाइल को एक्सपोज कर रहे थे। लेकिन जब सोशल मीडिया बैन लगा तो यही गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। प्रोटेस्ट इतने संगठित थे कि संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई अचानक हुआ या पहले से प्लान किया गया था? क्योंकि आम जनता इतनी बड़ी इमारतों को ऐसे ही आग तो नहीं लगा सकती। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि एक भारतीय टूरिस्ट बस पर भी हमला हुआ, जो इस पूरे हालात की अराजकता दिखाता है। लेकिन ओली का इंडिया को ब्लेम करना बस एक हताश कोशिश है अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्टर्स की मांगें साफ हैं और ये कोई छोटा-मोटा संगठित ग्रुप नहीं, बल्कि एक मास मूवमेंट है। उनकी मुख्य डिमांड्स हैं डिजिटल फ्रीडम, सोशल मीडिया बैन हटाओ और सेंसरशिप बंद करो। बैन हटाया जा चुका है, लेकिन युवा चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। एंटी करप्शन मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंट एजेंसियां बनाओ जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर नजर रखें। नेताओं के बच्चों को पावर में मत लाओ, नए लोगों को मौका दो। मास रेजिग्नेशन, भ्रष्ट अधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए और संसद को भंग कर नए चुनाव कराए जाएं। संवैधानिक सुधार, ऐसा संविधान बने जिसमें युवाओं की भागीदारी और जवाबदेही बढ़े। पीड़ितों के लिए न्याय, 51 मौतों की जवाबदेही चाहिए। आखिर प्रदर्शनकारियों पर गोली क्यों चलाई गई? आर्थिक अवसर, बेरोजगारी और माइग्रेशन का हल निकालो। नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी दक्षिण एशिया में सबसे नीचे है। बांग्लादेश 2600, भारत 2700 और भूटान से भी कम। नेपाल का ये संकट काफी अनोखा है। अगर पाकिस्तान से तुलना करें तो वहां की प्रति व्यक्ति जीडीपी नेपाल जैसी ही है, लेकिन वहां सेना की पकड़ इतनी मजबूत है कि इस तरह का आंदोलन सोचना भी मुश्किल है। इमरान खान के समर्थकों ने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बुरी तरह कुचल दिया गया।
नेपाल में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ ये एक ऑर्गेनिक यूथ मूवमेंट था। नेपाल लेकिन दुख की बात यह भी है कि संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को आड़ लगा दी गई। ये रास्ता सही नहीं है। लोकतंत्र में बदलाव चुनावों के जरिए आना चाहिए। अगर हर बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठते ही इमारतें जलाई जाएं, तो ये टिकाऊ समाधान नहीं है। और सबसे बड़ा अफसोस यही है कि ओली जैसे नेता अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत नेपाल रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, यही था नेपाल के संकट और ओली के इंडिया ब्लेम गेम का पूरा विश्लेषण। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।